So I think we'll start now. Um, I forgot my tab at my workplace, so I'll try to manage with my laptop. Hopefully, the writing won't be so illegible that you can't follow, but we'll see. So started the recording. Let's begin. Just give me a second. I'll also join from a different device just to keep track of. Let's just keep this chat open. Okay. So we did a last class on the weekends on Sunday, and we discussed briefly because we had an important match, and obviously India won. So we'll continue our course from there, and this phone here, um, so the first class we had done basic electromagnetic theory. Then we discussed some introduction on antennas. We discussed radiation fields of elemental dipoles and magnetic dipoles, where we started from current density, charge density, current or charge, found out auxiliary potentials and electric and magnetic fields. Then we discussed far fields, near field. Once we had the far field information, we discussed antenna patterns and parameters, where we discussed radiation pattern. Then from radiation pattern, we had main lobe, side lobe, beam width, and so on, directivity, etc. So we discussed different things from the observed from the pattern and the parameters, and then we discussed the linear antennas. Then the linear antennas, we use the expression from uh, Hertzian dipole and integrated using principle of superposition. Once we, yeah, so that lighting is really bad. Principle of superposition. We then discussed, yeah. So from Hertzian dipole, we integrated for half wave dipole. Half wave dipole, say we discussed the radiation pattern, another thing regarding this. We solved some examples, and उसके बाद we did effective antenna length. लास्ट क्लास हमने effective antenna length देखा, and it was basically a term to compare performance of different antennas.
तो एक टर्म जो मैंने पहले देखा था वो था रेडिएशन रेजिस्टेंस, और जो नेक्स्ट हमने कंपैरिजन का टर्म देखा दैट वाज इफेक्टिव एंटेना लेंथ। हमारे पास अब दो पैरामीटर्स है जिससे हम लोग एंटेनास को कंपेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब तक हमने क्या ना, पूरे एंटेना थ्योरी का जो बेसिक्स वाला पार्ट है, जब एक एंटेना होता है वो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा एंटेना इफ दे आर टुगेदर, तो उनका साथ में मिलके कैसा रेडिएशन पैटर्न होता है, या वो लोग कैसे इफेक्ट करते हैं और किस तरह से रेडिएशन करते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे कि अभी टू एलिमेंट एंटेना एरेज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या था, एक एंटेना था। तो एक एंटेना था तो उसके फील्ड्स ऐसे बनते हैं, और हमने पहले पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अगर दो वेव्स है वो सिमिलर फेज में है तो वो ऐड हो जाते हैं, और अगर दो वेव्स है और अगर वो लोग आउट ऑफ फेज है तो वो लोग सब्ट्रैक्ट होते हैं। और जब ऐड होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो उनका इफेक्ट बढ़ जाता है। और डिस्ट्रक्टिव में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस करते हैं बेस्ड ऑन उनका उस पॉइंट पे कैसा फेज था। तो ये सेम थ्योरी यूज करते हुए अगर हमारे पास दो एंटेना है जो अगल बगल हैं, तो उनका इफेक्ट कैसा होगा। तो वो उस चीज का स्टडी एंटेना एरेस से होता है। तो पहले हम लोग केवल दो एंटेना के लिए देखेंगे कि अगर दो एंटेना है तो उनका इफेक्ट कैसा आ रहा है। और अगर उस फिर हम लोग देखेंगे कि अगर दो से ज्यादा है, अगर जनरल एरे के लिए मतलब एन नंबर ऑफ अगर एंटेनास लगा दिए हमने साथ अगल बगल, तो क्या होगा फिर। इस कोर्स के लिए हम लोग रैंडम अरेंजमेंट नहीं देखेंगे, हम लोग यूनिफॉर्म अरेंजमेंट देखेंगे कि पहला केस में एंटेनास अगल बगल है और अगले वाले केस में फिर एंटेनास एक लाइन से एक डायरेक्शन में अरेंज्ड है। हैफिजडली अरेंज चीज़ों के लिए हम लोग मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग नहीं देखेंगे इस कोर्स में। बट इतने डिस्कशन से ही काफ़ी इंफॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या पैटर्न कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग एंटेना एरेस का डिस्कशन करेंगे। 11.5 में अगर आप टेक्स्ट बुक को रेफर करोगे तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह पढ़ लेते हैं क्योंकि एंटेना एरेस से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग इसी से आ जाएगा। बाकी तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके हम लोग दो एलिमेंट्स का इफेक्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट हो रहा होगा। और फिर एंटेनास चेंज होते हैं तो काफ़ी चीज़ चेंज हो जाती हैं। बट इसमें एक चीज़ आएगा कॉल्ड एरे फंक्शन, वो उस चीज़ से ही मोस्टली एंटेना एरेस का इफेक्ट डिटरमाइन हो जाता है, हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी डेफिनेशन क्या है एंटेना एरे का। एंटेना एरेस आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटेनास अरेंज्ड इन वेरियस configurations, straight lines, circles, triangles, and so on, with proper amplitude and phase relations to give certain desired radiation characteristics। तो क्या है कि आपके अभी हम लोग देखा था ना, हर्ट्जन डाइपोल था या हाफ वेव डाइपोल था, उनके पैटर्न थे मतलब डिसेंट ही थे, बट उतना उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। बट अभी क्या, अगर हमें बहुत ही नैरो बीम चाहिए या फिर हमें बहुत हाई गेन चाहिए, तो केवल एक एलिमेंट से यूजुअली अटेन करना डिफिकल्ट होता है। बट अगर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स अरेंज कर दें, मल्टीपल एंटेना को अरेंज कर दिया अगल बगल, और उनको ऐसे हम लोग एक्साइट करें, उनमें जो एम्पलीट्यूड आ रहा है A1 A2 A3, और उनमें जो फेज आ रहा है φ1 φ2 φ3, जो उनके एम्पलीट्यूड और फेज जिससे वो एंटेना को हम जो वोल्टेज दे रहे हैं ना एंटेना को, वो अगर हम लोग ऐसे कॉन्फ़िगर करें कि वो लोग किसी एक पॉइंट जहाँ हमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए, बहुत हाई रेडिएशन चाहिए, फील्ड चाहिए, वहां पे अगर वो सब जाके ऐड हो जाए,
अगर इन सारे एलिमेंट वहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो, तो उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जगह पे हमें हायर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट मिल जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, अलग-अलग एंटेना एलिमेंट्स का, अ, ताकि हमें एक डिज़ायर्ड फ़ील्ड मिले, उसको एंटेना एरे बोलेंगे, अरेंजमेंट को। अब यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर एंटेनास, ठीक है? तो सिमिलर एंटेनास का मतलब है कि हम लोग जो है एंटेना यूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मोनोपोल, डाइपोल वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी होना चाहिए। एकदम ही अलग-अलग तरह के एंटेना को अरेंज नहीं कर सकते हैं, चाहो तो कर भी सकते हो बट अच्छा इफ़ेक्ट्स नहीं आएगा। बट सिमिलर होने चाहिए एटलीस्ट प्रॉपर्टी वाइज़, ताकि आप उसको एनालाइज़ करके आप उनसे कुछ अरेंजमेंट बना सको। बट ज़रूरी नहीं है कि एंटेनास आइडेंटिकल हो। बहुत केस में आपको दिखेगा कि लूप एंटेना और वायर जो अ, डाइपोल एंटेना होता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल और ये एलिमेंटल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों का भी अरेंजमेंट्स करते हैं। काफ़ी सारी जगह देखिएगा आपको केवल लूप के अरेंजमेंट दिख जाएँगे, केवल वायर एंटेनास के अरेंजमेंट दिख जाएँगे, कहीं पे इनके कॉम्बिनेशन दिखेंगे आपको। तो ये तो अभी क्या है ना, ये सिमिलर टाइप के ही एंटेना है, इनका जो फ़ील्ड का इफ़ेक्ट है, ये सिमिलर टाइप का है, तो आप इनको अरेंज कर सकते हो उस हिसाब से कि आपको अच्छा इफ़ेक्ट मिले। और बहुत टाइम पे क्या होता है कि ये स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि लूप के अंदर ही एक वायर डाइपोल एंटेना डाल देंगे, तो सेम स्पेस के अंदर हम लोग ज़्यादा एंटेनास रख पा रहे हैं। तो ये होता है कि आप सिमिलर एंटेना कभी-कभी स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कम जगह में ज़्यादा एंटेना अगर आपको फिट करना है, तो आप ऐसे एंटेनास को अरेंज कर सकते हो। और जो अरेंजमेंट होता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मतलब एक के बगल एक का अरेंजमेंट हो, या फिर सर्कल्स में आप अरेंज कर सकते हो ऐसा कि पैटर्न ऐसा बीच में आपको हाई मिले, या फिर ट्रायंगल, या ऐसा ट्रायंगल वाला अरेंजमेंट आपको पता कहाँ दिखेगा? आपको ट्रायंगल वाला अरेंजमेंट दिखेगा जो ऐसा टावर होता है ना, टेलीफ़ोन टावर, वहाँ पे एरेज़ अरेंज होते हैं ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, ताकि वो लोग अलग-अलग अ, डायरेक्शंस में रेडिएशन कवर कर सकें। तो वहाँ पे आपको ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा, जो टीवी टावर होता है या फिर टेलीफ़ोन टावर होता है, उसमें ट्रायंगुलर अरेंजमेंट मिल सकता है आपको एरेज़ का अलग-अलग डायरेक्शन में। तो इस तरह से एरे यूज़ करते हैं कि हम लोग हायर गेन, हायर पावर या अपने हिसाब का फेज़ से रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन कर सकें, तो वो एंटेना एरे से होता है। Frequently, the radiation characteristics of importance are the direction and the width of the main beam, side lobe levels और डायरेक्टिविटी। थोड़ा बहुत रिलेटेड ही हैं आपस में ये सारी चीज़ें। तो डायरेक्शन एंड विड्थ ऑफ द मेन बीम, तो क्या होता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है और उसका रेडिएशन आपको ऐसा एक डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन आपको हायर अ, आपको और ज़्यादा क्या बोलते हैं, ये चाहिए, विड्थ चाहिए इसमें, और नैरोवर चाहिए आपको। तो आप अगर मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर लो ऐरे में, तो वो बीम नैरो भी होता चला जाएगा। आप उसको ऐसे ऐड कर सकते हो, या फिर उनके फिर फेजेस को ऐसा मॉड्यूलेट कर सकते हो कि वो बीम विड्थ चौड़ा भी हो जाए। तो ज़्यादा विड्थ भी आपको दे सकता है। बस फेज को अगर आप मॉड्यूलेट करोगे तो आपके पास चलिए 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाते हैं ना, एम्पलीट्यूड और फेज, जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप वो बीम विड्थ को ज़्यादा या कम कर सको, या फिर आप डायरेक्शन भी स्टीयर कर सकते हो। अगर आप अभी आप देखोगे कि जब फेज़ का अरेंजमेंट आएगा, तो अगर ऐसे एलिमेंट अरेंज्ड है और आपका ऐसा रेडिएशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फिर आपने इन सारे फेजेस को चेंज कर दिया या इक्वल कर दोगे, तो डायरेक्शन चेंज होके ब्रॉड साइड ऊपर तरफ रेडिएशन होगा। तो अगर एंटेना एक एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 2 टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर अगर ऐसे अरेंजमेंट है, एंटेनास अगल-बगल हैं, तो अगर ऐरे के डायरेक्शन में रेडिएशन हो रहा है, तो इसको एंड फायर बोलते हैं। एंड की तरफ फायर कर रहा है एंटेना। बस अगर ये एरे इस तरफ जा रहा है और अगर रेडिएशन उसके ऑर्थोगोनल हो रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड रेडिएशन, ठीक है? तो बेस्ड ऑन आप कैसे फेजेस दे रहे हो, अगर आप सारे इक्वल फेज दोगे तो सब सारे एंटेना का जो मैक्सिमा है वो ऊपर की तरफ है, तो वो ऐड हो जाएगा, तो आपको ऊपर रेडिएशन मिलेगा। और अगर आप उसको कुछ कुछ फेज डिफरेंस पे दोगे, तो सारे
एंड की तरफ ऐड हो जाएंगे तो आपको एंड फायर मिलेगा। और इसी बीच में अगर आप उल्टा पुल्टा फेस दे करके आप अगर ट्यून करो तो आप अलग अलग एंगल के भी पे भी रेडिएशन पैटर्न को स्टीयर कर सकते हो। तो आप देखो कि बहुत बारी बहुत लोग पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, वीडियोस वगैरह डाल देते हैं कैसे बीम स्टीयर हो रहा है, बीम स्टीयरिंग को लेके। तो वहाँ पे फेज डायरे यूज करते हैं, आप ये टर्म सुनोगे, फेज डायरे, जो हम लोग अब थोड़ा सा देखेंगे भी। तो फेज डायरे यूज करता है। फेज डायरे में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स में जो 5 1 5 2 5 3 5 4 5, ऐसा ऐसा करके 5n, जो भी जितना n एलिमेंट्स हैं, ये सारे n एलिमेंट्स के जो फेजेस है उसको ऐसे ट्यून करते हैं कि वो रेडिएशन एक तरफ से स्टार्ट करता है और फिर हर थोड़ी देर में उसका फेज चेंज होता है, तो वो ट्यून होता है, जो बीम है वो स्टीयर होता रहेगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो स्कैन कर पाता है। बेस्ड ऑन ये आप ये फेज को आप टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज कर रहे हो, तो वो बीम स्कैन कर पाएगा। तो ये बीम स्कैनिंग के लिए फेज डायरे यूज करते हैं, ये बीम स्टीयरिंग के लिए। और सेम सेम वैसे ही डायरेक्टिविटी और साइड लोब भी, अगर आप एरेज यूज करोगे तो आपके साइड लोब लेवल्स भी घट जाते हैं। ये साइड लोब लेवल जो आता है वो भी घट जाएगा। और डायरेक्टिविटी भी इनहांस कर सकते हो आप, क्योंकि आप ज़्यादा एलिमेंट्स यूज कर रहे हो तो एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस हो रहा होगा आपका पावर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो बेसिकली रेडिएशन पैटर्न वाले टर्म्स हैं, डायरेक्शन, विड्थ ऑफ मेन बीम, साइड लोब लेवल्स, डायरेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रेडिएशन पैटर्न से रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें आप एंटेना एरे बना के मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इस क्लास में हम लोग थोड़ा बेसिक थ्योरी और लीनियर एंटेना एरेस के चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो मोस्टली हमारा डिस्कशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को ही आप तो अगर एक और तरह, तो आप ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन वाला हम लोग देखेंगे जिसमें एलिमेंट्स एक लाइन से अरेंज्ड है। और अगर इस पूरे अरेंजमेंट को आप अगर एक एंटेना की तरह अगर ट्रीट कर लो, और इस पूरे अरेंजमेंट को अगर अगल-बगल रख दो तो आपको मैट्रिक्स का भी आइडिया लग सकता है। कि अगर एरेज़ अगर 2D स्पेस में अगर अरेंज्ड है तो आपको एक मैट्रिक्स का भी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एंटेना एरेज़ का इन्फॉर्मेशन ऐसे हम लोग निकालेंगे। और हाँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बोला हुआ है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन array is the vector superposition of the fields produced by the individual antenna elements. This is थोड़ा बहुत very close to the definition of principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली हम लोग यूज करेंगे एक एलिमेंट का इफेक्ट, सिमिलरली दूसरे एलिमेंट का इफेक्ट, और उनको ऐड करेंगे एक पॉइंट पे तो हमें इस array का इफेक्ट मिल जाएगा। तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो इफेक्ट देते हैं एक जगह पे, उन सब का अगर सम कर दो तो हमें टोटल इफेक्ट मिल जाएगा उस पॉइंट पे। और इसी चीज को आप पूरे स्फेयर में सॉल्व करोगे तो हर डायरेक्शन में आपको इफेक्ट मिल जाएगा एंटेना एरे का। तो इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पिछला क्लास में हमने जो भी रीडिंग किया था हर्ट्ज डाइपोल के लिए, वो या जो जो शॉर्ट वो वायर डाइपोल के लिए क्या था, लीनियर डाइपोल के लिए, वो सारा जो डिस्कशन है वो सारा यूज होगा इस चीज में। उनसे जो आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो हम लोग यूज कर रहे होंगे। और अभी हम लोग सबसे पहले टू एलिमेंट एरेज को कंसिडर करेंगे। और एक बार हमारे पास टू एलिमेंट एरेज हो गया तो उसको हम लोग और जनरलाइज करके एन एलिमेंट के लिए कर लेंगे। तो ये अरेंजमेंट है यहाँ पे टू एलिमेंट एरे का। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि सिंपलेस्ट एरे का जो केस है वो है टू आइडेंटिकल रेडिएटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, टू आइडेंटिकल रेडिएटिंग एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग। और इन दोनों केस में केवल और ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और तो और हम लोग पहले एलिमेंट को जीरो बोल रहे हैं और सेकंड एलिमेंट को वन बोल रहे हैं। ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक्स एक्सिस पे दोनों को प्लेस किया है। और जो पी पॉइंट है यहाँ पे जो स्पेस में, इस पी पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमें चाहिए। अब इस पॉइंट पे अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए जो ईटी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा
जो जीरोथ एलिमेंट है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, प्लस जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ठीक है, तो इतना सिंपल है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जीरो एलिमेंट की वजह से जो फील्ड यहाँ पे आ रहा है और जो फर्स्ट एलिमेंट की वजह से जो फील्ड यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा है, उन दोनों को अगर सम कर देंगे तो वहां पर टोटल फील्ड मिल जाएगा। यही बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। तो दोनों का इफेक्ट को ऐड कर देंगे। तो बस अब ये ऐड करना है हमें, और हमें हमें टोटल फील्ड मिल जाएगा। और अगर ये जो एलिमेंट्स है ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो हम लोग एक जो भी हमने पढ़ लिया है उसमें से केस ले लेंगे। अब इसमें से एक डिफरेंस ये हो सकता है कि ये दोनों जो एलिमेंट है ये दोनों आउट ऑफ फेज हो सकते हैं, इन दोनों में फेज का डिफरेंस हो सकता है। तो हम लोग कह लेते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो अगर जीरोथ फेज पे है, तो सेकंड एलिमेंट साई फेज से उसको लीड कर रहा है। ठीक है, ये साई का फेज का डिफरेंस आएगा सेकंड वाले एलिमेंट का। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा था, जनरलाइज एंटेना के लिए अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। या जो हर्ट्ज डाइपोल का भी जो केस आया था, या फिर जो लीनियर वायर एंटेना के केस में आया था, तो हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी इफेक्ट है वो एक जगह कर दिया था, पैटर्न का जो फंक्शन है वो एक जगह लिख दिया था। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एंटेना का इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर ये कोई भी एलिमेंट होता, उसका फील्ड हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, ई एम एफ थीटा फाई। जो ये पैटर्न फंक्शन है ये उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब बेस्ड ऑन कैसा क्या एलिमेंट था ये थोड़ा सा इसके अंदर ही चेंजेस आ जाएंगे। और उसमें जो ये जो फील्ड का ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, और जो फेज का इफेक्ट आएगा इतना ये जो, क्योंकि इतना डिस्टेंस हम लोग दूर है ना, तो सर ने भी एक बार बताया था रिटार्डेड पोटेंशियल की वजह से ये इफेक्ट आता है। तो ये आपका रिटार्डेड पोटेंशियल रहा। तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल का इफेक्ट यहाँ पे है, और ये वो डिस्टेंस है। तो ये पहले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ई एम एफ थीटा फाई ई पावर जे ई पावर माइनस जे बीटा आर नॉट, और ये आर नॉट। और ये आर नॉट डिस्टेंस है बिटवीन जीरोथ एलिमेंट और पी पॉइंट। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैसा आएगा, ई एम, जो क्योंकि दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और पैटर्न फंक्शन सेम होगा। अब हमने बोला था कि यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो हो सकता है आउट ऑफ फेज हो, तो फेज का जो डिफरेंस है वो ऐड होगा विद द रिटार्डेड पोटेंशियल, और यहाँ पे ये आर वन डिस्टेंस पे है। तो ई पावर जे और ई पावर माइनस जे बीटा आर वन, ये आपका रिटार्डेड पोटेंशियल, और ये फेज का जो इफेक्ट्स आ गया वो यहाँ पे आ गया है। और फिर ये आर वन जो डिस्टेंस है आपका बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट और पी पॉइंट। तो दोनों जगह दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख दिया है। अब जो हमने देखा था कि टोटल इफेक्ट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट ऐड करते हैं इन दोनों को। अब ये यहाँ पे ऐड किया, कॉमन चीजें बाहर ले ली, ई एम और पैटर्न फंक्शन कॉमन है दोनों का क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना है कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स के लिए, और अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो आपको इंडिविजुअली ऐड करना पड़ता, बिकॉज आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स के लिए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। केवल जो बच गए वो हो गए ये रिटार्डेड पोटेंशियल और फेज वाले टर्म्स। अब इनको इवेलुएट करना है। तो अगेन हमें जो आर वन है ये, इसको हम लोग को एलिमिनेट करना होगा, ये डी और आर नॉट के टर्म्स में लिख करके। हम लोग अभी वो करना होगा, वो नेक्स्ट टास्क होगा हमारा। तो फार जोन में क्या होता है कि आर नॉट जो टर्म है वो हमारे ये सेपरेशन से बहुत बड़ा है। तो जो फैक्टर है 1/r1, जो मैग्नीट्यूड का, वो हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो आर वन है, ये आर वन या आर नॉट, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग सेम ही है हमारे लिए जब मैग्नीट्यूड ले रहा है। लेकिन फेज वाला जो टर्म है ना, फेज में आप ये आर नॉट को डायरेक्ट आर वन को आर नॉट नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, इफेक्ट आ जाएगा उसका सिग्निफिकेंट फेज में, तो वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वही अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अब क्या है, या पी पॉइंट फेज कहीं पे भी हो सकता है। अगर इसको हम लोग प्रोजेक्शन ले लेंगे स्पेस में, और ओरिजिन से एंगल बनाएंगे, तो ये जो एंगल है ये फाई बन रहा है,
और ये जो एंगल उसका जो प्रोजेक्शन था वो कुछ थीटा एंगल पे होगा। तो और ये जो डिस्टेंस है वो डी है, तो ये बन जाएगा आर नॉट माइनस डी साइन थीटा कॉस फाई। तो ये वाला एंगल की वजह से कॉस का इफेक्ट आएगा और ये वाला साइन का इफेक्ट आएगा। तो ये 3D स्पेस में ये अरेंजमेंट ऐसा हुआ है ना, मतलब ये अगर आप कोऑर्डिनेट में ऐसा देखोगे, कोई पॉइंट P1 है जो एंगल बना रहा है फाई यहाँ पे, और आप इसका प्रोजेक्शन अगर प्लेन में लोगे तो ये एंगल बनाएगा थीटा कुछ। तो इसका जो मैग्नीट्यूड और वो है, तो वो लिखते वक्त इसमें आपको ये साइन थीटा टर्म को आप इधर वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन आ जाएगा, और फिर कॉस फाई वाला टर्म ऊपर की तरफ आपको ले आएगा। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट में ऐसे और फिर ऐसे मूव कर रहे हो तो ये आ जाएगा। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ है, डी अप्रोक्सीमेशन है। तो ये डी का इफेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए है आर नॉट से, ताकि आर वन मिल जाए हमें। तो आर वन को हम लोग आर नॉट माइनस डी साइन थीटा कॉस फाई लिख सकते हैं। अभी हमें ये फेज के लिए ये टर्म मिल गया, तो अब हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम लोग फिर से एडिशन वाला काम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये करेंगे तो हमारे पास ये आर नॉट का चीज डिनोमिनेटर वाला बाहर आ जाएगा अगेन, क्योंकि हम लोग ये आर नॉट, ये आर वन का आर नॉट लिख दिए हैं, वो बाहर आ गया। ई पावर माइनस जे बीटा आर नॉट का टर्म बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये रिप्लेस किए हैं मैग्नीट्यूड में। तो हमारे पास क्या बचा, 1 + e⁻j βd साइन थीटा कॉस फाई, और ये e⁻j साई वाला टर्म जो हमारे पास फेज के वजह से आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्या करना होगा, ये 1 + e⁻x जैसा कुछ लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसमें से e⁻x/2 बाहर निकालेंगे। अगर e⁻x/2 बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा e⁻x−x/2 प्लस e⁻x/2। ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 1 + e⁻x को अगर e⁻x बाहर निकाल लिया। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके 1 बन जाते हैं, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके x/2 बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा e⁻x/2 प्लस e⁻x/2। और ये जो और इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट बचा है e⁻−x/2 प्लस e⁻x/2/2, ये कॉस होता है, इसको आप cos x/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व किया गया है इसको। तो हम लोग क्या किए, ई पावर बीटा आर नॉट तक, तो यहाँ तक तो सेम है। ये वाला टर्म में से हम लोग ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है, बीटा डी साइन थीटा कॉस फाई e⁻j, इसको पूरा को हम लोग साई लिख दिए। तो ये बन गया e⁻साई, e⁻j साई, और e⁻j साई/2 कॉमन निकाले तो अंदर बचा e⁻−j साई/2 प्लस e⁻j साई/2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो बना वो 2 cos साई/2 बचा। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हुआ है इस चीज को, ताकि हम लोग साइनसॉइड्स के टर्म में लिख सके। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मैथ हुआ, कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल से वापस कॉस के टर्म में आ गए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन और कॉस के एक्सप्रेशंस आपने कभी देखे होंगे, ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ई पावर एक्स, ई पावर प्लस एक्स माइनस ई पावर -x/2, और कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x/2। ये ऐसा ये ऐसा कुछ, ये ऐसा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सपेंशन है। तो ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग एक्सपोनेंशियल से साइनोसॉइड्स में स्विच कर जाएं। तो यहाँ 1 मिनट पॉज करते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट हुआ है तो
तो वो डिस्कस कर सकते हैं अगर इसमें कोई भी स्टेप में है। तो अभी तक हम एक बार समराइज करने के लिए जो अगर आप फिगर में देखो तो जीरोथ एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले लिखा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसमें डिनोमिनेटर वाले R1 को R0 से डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया और न्यूमरेटर वाले R1 को हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री से जो एक्सप्रेशन मिल रहा है R1 को R0 और D के टर्म में एक्सप्रेस किया। इसको सब्स्टिट्यूट किया मैग्नीट्यूड में, ये बहुत खराब सा एक टर्म आ गया जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। उस पूरे चीज को हम लोग साई बोल दिए और एक बार साई के टर्म में लिख दिया तो फिर हम लोग ये कॉस के टर्म में लिख दिए एक साई वाला एक टर्म कॉमन निकाला और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स के टर्म में लिख के उसको कॉस थीटा लिख दिया और साई बाई 2 लिख दिया। ठीक है, तो इतना हमने किया। तो यहाँ ये जो लास्ट में ही ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन जो इम्पोर्टेंट रहा, और जो दूसरा था ये मैनिपुलेशन। ये दो मैथ की चीजें हमने की जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा, बट ये दोनों चीजें अगर आपको याद रहे तो आप बहुत इजीली ये एंटेना टू एलिमेंट एरे का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो, क्योंकि आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दो जगह आपको डिपेंडेंसीज हटानी होंगी, वो करना है। तो इसमें किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ये स्क्रीन पे 2 मिनट उसको रहने देते हैं ताकि आप लोग अगर नोट कर रहे हो या रीड कर रहे हो तो कर लो। तो कंटिन्यू करते हैं। होपफुली ये थोड़ा क्लियर होगा। इतना डाउट्स में केवल यही दो जगह पे आ सकता है, पहला कि ये अप्रोक्सीमेशन कैसे हुआ और दूसरा कि ये अचानक से एक्सपोनेंशियल से कॉस का टर्म कैसे आया। आपको ये दो एक ट्रिग्नोमेट्री का ये मैनिपुलेशन याद रखना होगा, अप्रोक्सीमेशन, और दूसरा ये कॉस का फॉर्मूला बस याद रखोगे तो आपका ये टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार हमारे पास टू एलिमेंट एरे का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेरिवेशन हो गया है। तो आप अगर राइट साइड में देखोगे तो आप लिखे हो तो पहले स्टेप 1 में हमारा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन लिखे, स्टेप 2 में उनको ऐड किया, स्टेप 3 में हमने R1 का डिपेंडेंसी हटाया, स्टेप 4 में हमने इस अप्रोक्सीमेशन को सब्स्टिट्यूट किया, स्टेप 5 में हमने एक्सपोनेंशियल को कॉस के टर्म में लिखा जिसमें हमने ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ये फॉर्मूला को यूज किया। ठीक है, तो ये करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गया और यहाँ पे ये एक ब्रैकेट में एक टर्म दिख रहा है, ये पूरा चीज। तो इस चीज को हम लोग अब इसका बस हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे 1182 का, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो ये ये जो फेज वाले टर्म में गायब हो जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा, ये यहाँ पे जो 2 था वो बाहर आ गया है, तो 2 EM R0 मॉड ऑफ पैटर्न फंक्शन मॉड ऑफ कॉस फाई बाय कॉस साई बाय 2।
ठीक है, तो ये cos साई बाय 2 वाला टर्म मॉड में दिख रहा है तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला टर्म कुछ नया दिख रहा है आपको एज कम्पेयर टू जो केवल अगर एक एलिमेंट होता तो बस ये टर्म, ये cos वाला टर्म नहीं दिख रहा होता आपको। तो पहले भी हमने देखा है ये जो एफ थीटा फाई है, इसको हम लोग पैटर्न फंक्शन बोलते थे। अब जब एंटेना एरेज आ गया है तो इसको एलिमेंट फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट का इफेक्ट है ये। तो जो टोटल पैटर्न फंक्शन होगा वो इसका प्रोडक्ट को बोलेंगे। अब ये जो एरे के लिए ये जो टोटल प्रोडक्ट है, ये आपका पैटर्न फंक्शन हो जाएगा एरे का। और इसमें जो पैटर्न फंक्शन है, जो एरे का जो पैटर्न फंक्शन है, उसमें दो चीजों का इफेक्ट है। एक तो ये एलिमेंट फैक्टर का, और जो दूसरा क्या जो है वो ये कॉस फाई का जो टर्म है, ये आपका एरे फैक्टर का। तो ये जो दो टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों की वजह से आपका जो एरे का पैटर्न है, जो आपका आपने मल्टीपल अगर एलिमेंट लगा के अगर आप एरे बना रहे होगे तो उसका जो इफेक्ट है वो ये आपका एरे फैक्टर की वजह से आ रहा होगा। और टोटल पैटर्न फंक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट को बोलेंगे। तो अब आप ये देखो, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें समराइज की हुई है। द एलिमेंट फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैटर्न फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल रेडिएटिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड द पैटर्न फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल रेडिएटिंग एलिमेंट्स। इंडिविजुअल रेडिएटिंग एलिमेंट्स का जो पैटर्न फंक्शन है वो एलिमेंट फैक्टर है। Array factor depends on the array geometry as well as on the relative amplitudes and phases of the excitation of the elements। जो array factor है आपका यहाँ पे जो फाई सॉरी साई, तो साई का अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो साई किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? आपका वेवलेंथ, आपका एरे का स्पेसिंग, और आपका ये जो फेज का इफेक्ट है। ठीक है, इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है आपका एरे फैक्टर। उसके अलावा एम्पलीट्यूड का भी इफेक्ट आएगा जब जो इसी में कंटेंट है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो वो बाहर आ चुका था यहाँ पे। अगर एम्पलीट्यूड अलग होगा तो आपका जो ये जो एलिमेंट एरे फैक्टर है उसके अंदर ही वो टर्म भी दिख रहा होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द एक्साइटेशन एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल। तो इक्वल था तो बाहर है, तो वरना ये मॉड के टर्म के अंदर आपका एम्पलीट्यूड का टर्म भी दिखता है। The array factor is that of an array of isotropic elements, the directional property of the element having been accounted for by the element factor। हाँ, तो एरे फैक्टर को आप ऐसे भी assume कर सकते हो कि अगर आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स होते हैं, अगर सारे जो एलिमेंट हैं वो स्पेस में हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट करते हैं और उनका एरे आप अगर बनाते हैं तो आपको जो भी इफेक्ट दिखता, दैट इज प्योरली द इफेक्ट ऑफ एरे फैक्टर। उसमें एलिमेंट फैक्टर का इफेक्ट क्या होता है? एलिमेंट फैक्टर आपका 1 हो जाता। तो अगर एलिमेंट फैक्टर 1 होता और आपके पास एक एरे होता ऐसे एलिमेंट्स का जिसका एलिमेंट फैक्टर 1 है, तो आपको जो भी इफेक्ट दिखता वो केवल केवल एरे फैक्टर का इफेक्ट से पता चलता। अभी क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट फैक्टर है वो 1 नहीं है। एलिमेंट फैक्टर भी अपने आप में कुछ ऐसा बड़ा का शेप वगैरह कुछ बना रहा है, और उन सारे बड़ा का शेप का जो भी टोटल इफेक्ट है उनको आप ऐड करोगे तो आपको एक कुछ फाइनल इफेक्ट मिल रहा होगा। बट अगर आपके पास सारे आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स होते और उनका सम करते तो आपको जो भी इफेक्ट एक्चुअल दिखता वो आपका एरे फैक्टर प्योरली होता। ठीक है, तो एरे फैक्टर का इफेक्ट देखने के लिए आप आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स का एरे से आप देख सकते हो। और 1183 से वी मे कंक्लूड दैट द पैटर्न फंक्शन ऑफ एन एरे ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स is described by the product of the element factor and the array factor। तो पैटर्न फंक्शन अभी क्या हो गया? पैटर्न फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट फैक्टर एंड एरे फैक्टर हो गया है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पैटर्न प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन? इट्स सेज दैट अगर आपके पास कोई एलिमेंट का पैटर्न है और आप उसका एरे बना रहे हो, तो आपके पास अगर एलिमेंट का पैटर्न एग्जिस्ट करता है और एरे का पैटर्न अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है, आप उन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर दोगे ना तो आपको टोटल इफेक्ट मिल जाएगा। तो मान लो आपके पास एक एलिमेंट का पैटर्न ऐसा दिख रहा था और एरे का आपका पैटर्न आपको ऐसा दिख रहा था।
मतलब बेसिकली एक एप्पल है जो ऐसे टाइप का एप्पल बना हुआ है और दूसरा जो एप्पल है वो ऐसा बना हुआ है। इन दोनों तो आपका ये एलिमेंट फैक्टर है, ये एलिमेंट फैक्टर है और ये एरे फैक्टर है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैसा इफेक्ट मिलेगा, आपको ऐसा फूल जैसा कुछ दिखेगा। तो आपका जो ये जो दो नल्स थे, सॉरी, ये जो दो नल्स थे टॉप और बॉटम वाले, और सिमिलरली अगर राइट और लेफ्ट वाले जो नल्स थे उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चार नल मिल रहे होंगे। दो एरे फैक्टर की वजह से आ रहा होगा और दो एलिमेंट फैक्टर की वजह से आ रहा होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पैटर्न्स को और आपको टोटल इफेक्ट मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई एरे फैक्टर है जो ऐसा दिखता है जैसे फ्लावर जैसा, आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका पैटर्न ऐसा है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो विजुअली ऐसा ही दिख रहा होगा, एरे फैक्टर जैसा ही, क्योंकि उनके नल्स आपस में आसपास है। बट क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका गेन है यहाँ पे थोड़ा सा ये इम्प्रूव हो रहा होगा, और बाकी जगह यहाँ इधर इन पॉइंट पे गेन बेटर दिखेगा। और जहाँ नल्स थे वो ये वाले जो नल है जो कोइंसाइड कर रहे हैं वो और जीरो की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आप विजुअली भी इंस्पायर करके देख सकते हो कि यार अगर एक दूसरे के ऊपर और प्लेस करोगे, अगर एलिमेंट फैक्टर और एरे फैक्टर को एक दूसरे के ऊपर अगर आप प्लेस करके देखो तो आपको नल्स विजुअलाइज हो जाएंगे, क्योंकि नल्स हमेशा वहीं रहने वाले हैं प्रोडक्ट होने के बाद भी। और जहाँ पे भी मैक्सिमाज हैं वो मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमा बेटर होगा, तो इस तरह से स्केल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जो वाइज प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है टू एलिमेंट एरेज में, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरलाइज एरेज को देख लेंगे। एक एग्जाम्पल भी होगा इसी पे शायद। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करके इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक हमने जो भी डिराइव किया, तो हमने ये देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस लिखे, उनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऐड किया, एक अप्रोक्सीमेशन किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया हमारे एक्सप्रेस ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में। फिर एक कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज किया, ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स होल बाई टू वाला फॉर्मूला को यूज करके हमने फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हमने वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ये साई के लिए किया था, जो हमारा एरे फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इस चीज को यूज करके हमने फाइनल इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा। इसमें हमारे पास ये एलिमेंट फैक्टर आया, ये हमारे पास एरे फैक्टर आया, और ये टोटल चीज को हम लोग पैटर्न फंक्शन बोल देते हैं। और ये जो प्रोडक्ट लेके हमें रिजल्ट मिल रहा है इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ये हमने यहाँ तक जो डेरिवेशन किया है, अब इसको एक रियलिस्टिक केस के लिए हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें याद है कि हाफ वेव डाइपोल के लिए हमारे पास जो पैटर्न फंक्शन आया था, एलिमेंट का जो पैटर्न फंक्शन आया था वो ये था। तो अब इस केस में हमारा एलिमेंट फैक्टर ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास हाफ वेव डाइपोल का एलिमेंट फैक्टर है हमारे पास, और हम लोग क्या है कि अब इसको यूज कर देंगे तो हमारे पास हाफ वेव डाइपोल का टू एलिमेंट एरे का एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोग, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है टू एलिमेंट एरे का हाफ वेव डाइपोल का। तो ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये टर्म्स आ चुके हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा वाले। और हमारे पास अब जो ये एरे फैक्टर है वो थोड़ा सा अननोन है। अब ये एरे फैक्टर बेस्ड ऑन कैसा अरेंजमेंट है मैग्नीट्यूड्स और फेज का स्पेसिंग का, ये एरे फैक्टर चेंज हो रहा होगा। तो अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि जो सिंस साई इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, वी सी दैट द पैटर्न इज इन एन ई प्लेन इज नॉट द सेम एज द सिंगल डाइपोल। अब क्या है कि जो हमने डाइपोल के लिए पैटर्न देखा था ना, ऐसा सर्कुलर था और ऐसा ई और एच प्लेन के वैल्यूज थे, ये सेम नहीं होंगे क्योंकि अभी हमारे पास एरे फैक्टर भी आ चुका है।
तो अब अलग अलग थीटा फाई के वैल्यू के लिए ये पैटर्न चेंज हो रहे होंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमें प्लॉट करना है एच प्लेन रेडिएशन पैटर्न टू पैरेलल डाइपोल्स के लिए, और टू केसेस में, एक जिसमें जो डी सेपरेशन है वो लैम्डा बाई टू है, और जो फेज का लैग था हमने देख रहा था ना, पहला वाला अगर जीरो फेज पे है तो अगला वाला कितना फेज ऑफसेट पे, साई पे, सॉरी ये जाई पे, तो ये जीरो है पहले केस में, सेकंड वाले केस में ये पाई बाई टू है। ठीक है, तो अब हम लोग ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन देखा था, ये कॉस साई बाई टू, तो इस साई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, बीटा कॉस फाइव, और जो थीटा था वो पाई बाई टू है, तो साइन थीटा वन हो गया, और प्लस जाई। अब इसमें हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी इक्वल टू लैम्डा बाई टू पे बीटा डी पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे टू था तो ये पाई बाई टू आ गया, जाए यहाँ पे जीरो था तो जीरो हो गया, और एक कॉस फाइव हो गया। अब ये हमारा जो एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन आ गया है। अब ये तो एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो इसका जो मैक्सिमा है ये फाइव बाय फाइव इक्वल टू पाई बाई टू पे आएगा। तो आप अगर कॉस फाइव को यहाँ पे देखोगे तो ये जीरो हो जाता है पाई बाई टू पे, और ये जब कॉस फाइव जीरो हो जाता है तो ये जो पूरा चीज है, ये इस कॉस के जो इनसाइड है वो जीरो हो जाएगा, और ये टोटल वाली चीज क्या है, कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो मैक्सिमा इसका पाई नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पे आएगा। पाई बाई टू डायरेक्शन में आपको मैक्सिमा मिल रहा है, तो इसका जो इफेक्ट अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। ये पाई अगर मूव कर रहा है आपका यहाँ इस एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे आपको मैक्सिमाज मिलेंगे। तो इसका आप, और आपको पाई इक्वल टू जब जीरो रखोगे तो ये कॉस पाई बाई टू हो जाएगा, जहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको यहाँ पे नल्स मिलेंगे, तो आपका एरे फैक्टर ऐसा दिखेगा। ये जब डी सेपरेशन आपका लैम्डा बाई टू है और आपका फेस ऑफसेट जीरो है, तो इस केस में अब क्या है ना, एरे हमने डिस्कस किया था कि अगर एरेज अगर एक्सिस के अलोंग अरेंज्ड है और उसके नॉर्मल में रेडिएशन हो रहा है, तो उसको ब्रॉड साइड बोलते हैं। तो ये आपका ब्रॉड साइड एरे बना। जब तो इसमें आप नोटिस करोगे जब आपका फेज जीरो होता है, फेज का जो फेज ऑफसेट आपका अगर सारे एलिमेंट का जीरो है, अगर सारे के सारे सेम फेज में है, आपके एरे जो एक लाइन में अरेंज्ड है, तो आपको ब्रॉड साइड रेडिएशन मिलता है। और सिमिलरली अगर आप अगले केस के लिए सॉल्व करोगे जिसमें सेपरेशन आप लैम्डा बाय फोर कर दिए, और जो फेज का एक्सप्रेशन, फेज आपका पाई बाय टू से लैग कर रहा है सेकंड वाले एलिमेंट का, तो आप फिर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा कि आपका बीटा डी इक्वल टू पाई बाय टू आ जाएगा, तो आपको यहाँ पाई बाय फोर मिल गया, और ये जो बीटा डी ये पाई बाय फोर यहाँ पे हो गया, ये बीटा डी बाई टू पाई बाय फोर यहाँ पे मिल गया आपको, ये कॉस फाइव हो गया, और ये साई क्या हो गया, अब साई आपका माइनस पाई बाय टू है, यहाँ माइनस पाई बाय टू लिखेंगे, और माइनस इसमें से आप कॉमन निकालोगे टर्म, तो ये पाई बाय टू कॉमन पाई बाय फोर हुआ, और ये माइनस वन आ जाएगा। तो इस केस में आप देखोगे कि इसका जो मैक्सिमा है वो फाई इक्वल टू, जब आप जीरो रखोगे तो आप, तो आपका मैक्सिमा आएगा आपका यहाँ पे, जो फाई इक्वल टू आप जीरो रखो तो कॉस वन हो जाएगा, कॉस वन हो जाएगा, ये वन माइनस वन, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जो कॉस पाई बाय टू इंटू जीरो क्या आपका जीरो मिलेगा, तो कॉस जीरो फिर आपको वन दे देगा। तो जो फाई इक्वल टू जीरो है इस पे आपका मैक्सिमा आ रहा, वन आ रहा, तो आप देखोगे ये आपका फाई इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा आ रहा है। सिमिलरली आप अगर इसको पाई बाय टू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा कुछ कॉस पाई बाय फोर आ जाएगा, तो आपका मैक ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो आप पैटर्न अगर बनाना चाहोगे तो ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा ऐसा, तो उसका जो मैक्सिमा है वो क्या है,
अलोंग द जिधर एरे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अलोंग है, तो हम इस केस को एंड फायर एरे बोलेंगे। तो एंड फायर एरे के केस में क्या है, आपको कुछ फेज ऑफसेट होना चाहिए हर एलिमेंट के बीच में, और एक गिवन कोई स्पेसिंग होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरे होता है। और अगर आपका फेज ऑफसेट अगर जीरो है, तो आप उस केस में आपको जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो नॉर्मल के अलोंग होता है, आपके नॉर्मल की तरफ में मिलेगा आपको। तो बस यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका अगर फेज ऑफसेट्स है, और बेस्ड ऑन आपका ये फेज ऑफसेट कैसा है, अगर आप ये हम यहाँ पे -5/2 था, अगर ये +5/2 होता, तो ये आपका दूसरे डायरेक्शन में आपका ये एंड फायर हो रहा होता। ठीक है। तो यहाँ कोई अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पॉज करते हैं, अदरवाइज एक असाइनमेंट है वो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हो, आप ट्राई करना, बुक में सोल्यूशन भी है। तो आपको अगर आपसे नहीं भी हो रहा होगा तो आप बुक में सोल्यूशन पढ़ के आप देख सकते हो, हिंट दिया हुआ है जैसे स्लाइड्स में। ठीक है, आई गेस ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है एक बार में, बट आप रीड करके विजुअलाइज करने का ट्राई करना कि पैटर्न कैसे बन रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर फेज ऑफसेट जीरो है तो ब्रॉड साइड बनता है, और फेज ऑफसेट कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो वो एंड फायर बन रहा होता है। तो असाइनमेंट में ऐसा है कि आपके पास अभी क्या है ना, तीन एलिमेंट आ गए हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड्स है वो 1:2:1 के रेशियो में और λ/2 सेपरेशन पे है। तभी हम लोग एक एग्जांपल देखा था जिसमें λ/2 सेपरेशन पे एलिमेंट्स थे, बट दो ही एलिमेंट थे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। अब इस केस में क्या है, इसको थ्री बाइनोमियल एरे बोलते हैं, और यहाँ पे एक और है टू डिस्प्लेस्ड, हाँ थ्री बाइनोमियल एरे है। और इस केस में आपको अगेन एच प्लेन पैटर्न जो एंटेना एरे का है, वो प्लॉट करना है। डिस्कस द रेडिएशन पैटर्न ऑफ लीनियर एरे ऑफ थ्री आइसोट्रोपिक सोर्सेज। तो आइसोट्रोपिक सोर्सेज है तो इनका पैटर्न कैसा है, होगा। तो बेसिकली एलिमेंट पैटर्न वन है, तो एलिमेंट पैटर्न का पिक्चर आ गया, तो जो भी आपका एरे पैटर्न आएगा वही आपका टोटल रेडिएशन पैटर्न होगा। एक्साइटेशन सबका इन फेज है, तो जो आपका साई है वो इक्वल टू जीरो हो गया, और एम्पलीट्यूड 1:2:1 में है। तो जो थ्री बाइनोमियल एरे है ना, इसको आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, इसको दो डिस्प्लेस्ड एरेज की तरह कंसिडर करो जिसका ओरिजिन यहाँ और यहाँ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इन इस चीज का एक एरे पैटर्न निकालेंगे, इस चीज का एरे पैटर्न निकालेंगे, फिर इन दोनों एरे पैटर्न्स को इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या होगा, इसका रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा, आप ट्राई करके देखना। तो पहला वाला केस के लिए हमने सॉल्व कर ही लिया था कि ब्रॉड साइड का ऐसा आता है, सेकंड वाले एलिमेंट का भी ब्रॉड साइड का ऐसा आता है, और अगेन ये दोनों भी फिर इन फेज ही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको ऐसा सही पैटर्न दिखेगा। तो पैटर्न ऐसा सही आएगा, एक्सप्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम भी ओवर हो गया है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल यूनिफॉर्म लीनियर एरेज देखेंगे। आप लोग असाइनमेंट ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।